तो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का सबसे सटीक एग्जिट पोल और हमने आंकड़े रिवील कर दिए हैं। मैंने आपको सबसे पहले ओवरऑल आंकड़ा आपके सामने रख दिया, यानी कि आपको देश की तस्वीर साफ हो जाए कि देश में 4 जून को जब नतीजे आएंगे इन लोकसभा चुनाव के, जो कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद संपन्न हुआ है 7 चरणों के बाद, तो क्या तस्वीर देश में नई सरकार की उभर कर सामने आएगी। और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए रिपीट करने जा रहा है, यानी कि केंद्र में, सेंटर में एनडीए की सरकार रिपीट करने जा रही है। 371 एनडीए, 125 इंडिया और 47 अदर्स के फेवर में जाते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जोन वाइज हमको चलना चाहिए, जैसा कि लगातार अभी चर्चा में बात सामने आ भी रही थी कि कहां से कितनी सीटें आ रही है, कैसे सारी चीजें मैनेज होंगी। तो वही जोन वाइज आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आया हूं और शुरुआत कर रहे हैं हम साउथ जोन के साथ, यानी कि दक्षिण भारत के साथ। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, कितनी फिगर्स जा रही हैं, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी को फायदा हो रहा है, उस पर साउथ का एग्जिट पोल अब मैं आपको दिखा रहा हूं। साउथ की 130 सीटों में से एनडीए को 53 सीटों का अनुमान है और इंडिया यानी कि जो विपक्ष है उन्हें 58 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 19 सीटें जा सकती हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। अगर हम इसको देखें, अगर हम कंपैरेटिवली इसको देखेंगे तो यहां बीजेपी पीछे है, लेकिन अगर लास्ट इलेक्शन की तुलना में अगर हम देखें तो बीजेपी यहां फायदे में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि जिन सीटों के नुकसान की बात कही जा रही थी, वो नुकसान की भरपाई साउथ जोन से काफी हद तक हो सकती है, ये अनुमान है इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स के इस एग्जिट पोल का। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 130 सीटें हैं साउथ में, जिसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तमिलनाडु है 39 सीट है, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं और पुडुचेरी की 1 सीट है। कुल 130 सीटों का एक एक करके मैं डेटा आपके सामने रखूंगा। स्टेट वाइज मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पूरे साउथ जोन का एक कंसोलिडेट फिगर आपके सामने दे रहा हूं। 130 में से एनडीए 53 सीटें एनडीए के फेवर में जाती हुई दिख रही है, जबकि 58 सीटें इंडी अलायंस के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले चलिए मैं ब्रेकअप आपको बता रहा हूं, यानी कि स्टेट वाइज में अब जा रहा हूं जोन से, अब मैं आगे बढ़ गया हूं स्टेट की तरफ। तो सबसे पहला स्टेट जो मैं रखने जा रहा हूं वो है आंध्र प्रदेश, जिसमें आती हैं लोकसभा की 25 सीटें। और आंध्र प्रदेश का ये जो फिगर है वो आप देखिए, बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन है आंध्र प्रदेश में, तो 3 बीजेपी और 13 टीडीपी, यानी कि 16 सीटें बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं और वाईएसआरसीपी को 7 सीटें। यानी कि एक मेजर सेटबैक यहां पर वाईएसआर कांग्रेस के लिए है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार ड्रॉप होकर नीचे आके आंकड़ा 7 पर आ गया है। तो एक बड़ा नुकसान वाईएसआर कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 15 सीटों का नुकसान हो रहा है वाईएसआर कांग्रेस को, जबकि बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन इस समय फायदे में है। और जबकि जनसेना है, जनसेना भी इसको आप जोड़ लीजिए तो 13 3 16 तो 18 सीटें एनडीए को आंध्र प्रदेश से मिल रही हैं, जहां पर पिछली बार टीडीपी को सिर्फ 3 सीटें थी, वाईएसआर को 22 सीटें थी। आंध्र के बाद मैं अगले डेटा की ओर बढ़ रहा हूं, यानी कि अगला स्टेट साउथ का, जिसमें 17 सीटें आती हैं, यह स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना की लास्ट 2019 की मैं अगर मैं बात करूं, पहले इस बार का आंकड़ा देख लीजिए। कांग्रेस को 7 सीटें तेलंगाना से, बीजेपी को 7 सीटें, बीआरएस जो कि पहले टीआरएस हुआ करती थी उसको 2 सीटें और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि पिछली बार 4 सीटें मिली थी बीजेपी को, तो यहां बीजेपी के सीट में भी एक बढ़त दिख रही है। 3 सीटों की बढ़त है, लेकिन बढ़त तो बढ़त ही है, उसको बढ़त की तरह हम देखेंगे तो तेलंगाना में भी बीजेपी फायदे में नजर आ रही है। बीआरएस को 2 सीटें मिल रही है, जबकि लास्ट टाइम बीआरएस को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिली थी। कांग्रेस ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, एआईएमआईएम 1 सीट यहां से जीतने में कामयाब रही थी। तो कांग्रेस को एक हल्का सा नुकसान, एआईएमआईएम जहां पर थी वहीं पर है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों पर मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, राज बिहारी जी हमारे साथ इस पैनल में और जुड़ गए हैं। राज बिहारी जी, आप अभी आए हैं, साउथ जोन का मैंने डेटा दिखाया, पूरा कंसोलिडेट डेटा मुझे लगता है शायद आपने देख लिया होगा, नहीं तो मैं आपको बता भी रहा हूं। 371 सीटें एनडीए के फेवर में जा रही हैं, 125 विपक्ष के फेवर में और 47 अदर्स के फेवर में। अब हम जोन वाइज चल रहे हैं। इन जोन वाइज में मैंने अभी 2 स्टेट्स को कंसीडर किया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन दोनों में बीजेपी एनडीए फायदे में दिख रही है। ये कहा जा रहा था कि भाई इतनी सीटें बढ़ेंगी, कहां से बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी। साउथ में आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो आंकड़ा बढ़ा है ये काफी हद तक हेल्प कर रहा है बीजेपी को इस फिगर के लिए? बीजेपी की इसमें बहुत मदद हो रही है। उसकी बड़ी वजह ये भी है
कि अगर आप तमिलनाडु और केरल की भी बात करें, वोट परसेंटेज वहाँ बहुत तेजी से बढ़ा है और सीटें भी आ रही हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी 0 थी पिछले चुनाव में, हाँ। और ये इस बार 3 सीटें उसको आप दिखा रहे हैं। मेरा मानना है एक आध सीट और भी बढ़ सकती है। इसी तरह से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन ठीक है 7 सीट भी आ रही हैं तो एक अच्छी है, मतलब 3 सीटें वो बढ़ रही हैं उसकी। और कर्नाटक में जैसे मान के चल रहे हैं कि लगभग पहले जैसा ही रिजल्ट आएगा, कि जहां पहले 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार चूंकि सरकार वहां कर्नाटक में कांग्रेस की है, विधानसभा में कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस की कुछ योजनाओं का भी असर दिखाई दे रहा है। ये भी माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे, जो दलित समाज से आते हैं, उनका भी कुछ एक सहानुभूति लहर है। लेकिन मैं थोड़ा सा कर्नाटक का डेटा आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आंध्रा को आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि चाहे वो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हो, लास्ट विधानसभा का इलेक्शन हो, एक जबरदस्त जो लहर थी वहां जगन के फेवर में देखी गई थी। 175 में से 151 सीटें जीत गए थे जगन विधानसभा में, और 25 में से 22 सीटें जीत गए थे। और अब बिल्कुल विधानसभा में भी स्थिति ऐसी हो रही है कि बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, और लोकसभा में भी स्थिति आपने देख ली, बहुत एक मेजर सेटबैक दिख रहा है उनको। इसकी क्या वजह? देखिए, आंध्र प्रदेश भी एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर 5 साल में नतीजे बदल जाते हैं। दूसरी बात यह कि एनडीए में टीडीपी के एनडीए में आने के बाद में ये और तेजी से आगे बढ़ा। अगर टीडीपी एनडीए में शामिल नहीं होता और 3 तरफा चुनाव होता, त्रिकोणीय मुकाबला होता, तो उसमें वाईएसआर कांग्रेस को फायदा होता। लेकिन वहाँ की स्थिति को भांपते हुए और एक जो नाराजगी पनप रही थी जगन की पार्टी में, जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग गए हैं, या जो भी है वो उसको लेके जनता में एक नाराजगी, जिसको भांपते हुए एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से टीडीपी तरफ हाथ बढ़ाए गए, और उन्होंने भी 2014 की तरह 10 साल पहले की तरह टीडीपी के साथ जो गठबंधन है वो फ्रूटफुल रहा, बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी, क्योंकि टीडीपी खुद पिछली बार 3 सीटों पर थी। इस बार मैं आपको एक और जानकारी देता हूं कि बीजेपी के नेता 2019 में जब एनडीए का नाता टूट गया टीडीपी से, तो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे, तो उनका साफ कहना था अगर टीडीपी समझौता होगा तभी पार्टी कोई सीट जीत पाएगी। ठीक है, और ये इस वक्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 2 स्टेट्स के बाद अब मुझे लग रहा है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। साउथ के 2 जोन हमने, सैरन भी बच गया, यानी कि अगले स्टेट पर जाने का टाइम हो गया। कर्नाटक का डेटा अनन्या दिखाएंगी, कर्नाटक में क्या है इस बार एग्जिट पोल में। अनन्या, बिल्कुल बड़ी खबर दिखा रहे हैं कर्नाटक को लेकर। अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थितियां कर्नाटक में रहने वाली है, इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लेकर क्या स्थितियां हैं ये हमने आपको बताया। और 2019 की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, देखिए कर्नाटक के आंकड़े जो हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, बीजेपी को 21 सीटें यहां से मिलती हुई दिख रही हैं, टोटल 28 सीट है। और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो 5 सीटें, और जेडीएस को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। 28 सीटों में बीजेपी यहां पर 4 सीटें क्या लूज करती हुई नजर आ रही है इन आंकड़ों के अनुसार, अगर हम बात करें, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को यहां से 25 सीटें मिली थी। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं आलोक सर। कर्नाटक को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि विधानसभा का चुनाव कर्नाटक में बीजेपी हार गई, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल में आंकड़े नजर आ रहे हैं, 21 सीटें जो है वो बीजेपी को, इंडिया अलायंस को लेकर हम बात करें तो 5 सीटें, अदर्स को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। आपका आकलन क्या कहता है? ओवरऑल अगर हम साउथ की भी बात करते हैं तो हमने देखा इस बार किस तरह से बीजेपी ने बैलेंस रखा। अगर उत्तर प्रदेश में एक जनसभा हो रही है तो दूसरी जनसभा हम साउथ में देखते रहे हैं, तो बैलेंस बीजेपी ने बनाया, लेकिन वहां की जनता कितना सपोर्ट करती हुई आपको दिख रही है। कर्नाटक को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कर्नाटक में विधानसभा में वहाँ का जो वोटर है बहुत ही समझदार भी है, और आज से नहीं है। पहले जब कांग्रेस की रिजीम होती थी उस समय भी ऐसा किया है, विधानसभा में कुछ वोट दिया। मैं 82 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उस समय जितनी ज़्यादा वेव थी इंदिरा गांधी की, उसके बावजूद 82 के दिसंबर में जो इलेक्शन हुए जनवरी में, उसके बाद जाकर के वहाँ पर कांग्रेस हार गई। इसलिए ये मानना ज़रूरी नहीं है कि वो जो विधानसभा में हुआ है वही लोकसभा में होगा। यही इस बार भी लगता है। ठीक है, 1-2 सीटें उसकी 24 थी, वो कम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वे में, और भी आप देखिएगा दूसरे सर्वे में भी जो मुझे दिखाई दे रहा है, कि लगता है कर्नाटक में प्रोफेशनल्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जो जातिवाद या जो कहें, और उसके बाद कांग्रेस के रिजीम में आने के बाद भी जो गड़बड़े सामने आ गई, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। और अब उन्होंने, बीजेपी ने भी अपनी गलतियां कुछ सुधारी होगी, जिसके कुछ लक्षण अभी दिखाई देते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ कि असली सब कुछ जो 4 जून को पता चलेगा। चलिए, अब कर्नाटक के बाद हम केरल का रुख कर लेते हैं। केरल के नंबर क्या कह रहे हैं, किसके लिए अच्छी खबर है केरल से? केरल
केरल में ओवरऑल 20 सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट, 2019 में 0 सीट पर थी बीजेपी। और इंडिया अलायंस की बात करें तो 11, एलडीएफ को 4, यूडीएफ को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो लगभग 5 राज्यों के जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े बीजेपी को, जो इंडिया अलायंस को और जो अदर्स को मिलते हुए दिख रहे हैं, वो हमने आपको बताया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल को लेकर बात करें तो 20 सीटें बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया अलायंस को 11 सीट। अरविंद जी, इस पर आपका कॉमेंट चाहेंगे। केरल में 2019 में 0 सीट पर थे बीजेपी, हालांकि अब 2 सीट ही भले गेन क्या हो, लेकिन गेनिंग पोजीशन पर यहाँ बीजेपी दिख रही है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, संघ का काम सबसे बढ़िया केरल में है, ये बात काफ़ी लोगों के लिए न्यूज हो सकती है और काफ़ी दिन से संघ वहाँ लगा हुआ है। तो और बीजेपी ने भी इधर काफ़ी मेहनत की है और बीजेपी में भी खासतौर से प्रधानमंत्री इस बार दक्षिण के लिए लगातार जितने दौरे किए हैं उन्होंने और जितना अपना झुकाव, हर मामले में झुकाव दक्षिण की तरफ रखा, वो चुनाव पे असर न करे ये मानना गलत होगा, मैं मानता हूँ। तो उसका असर निश्चित रूप से हुआ है। वोट परसेंटेज सब जगह बढ़ा है और अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो जैसा मयंक कह रहे थे कि सीटों में भी वो कन्वर्ट होगा। अब वो दिखाई देने लगा है कर्नाटक में भी, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। और आंध्रा में पार्टी का अलायंस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया। तेलंगाना का लाभ ये हुआ कि जो वहाँ भारत राज्य पार्टी है वो बड़ी टाइमली बीजेपी के लाभ के लिए मैं कहूँ वो गिरी है बहुत तेज़ी से, तो इसलिए वो वहाँ फायदा हुआ। अब असली देखने की चीज़ ये होगी कि कर्नाटक में जो नुकसान हो रहा है, निश्चित नुकसान होगा। ठीक है, देखिए 4 राज्यों को लेकर तो आंकड़े हमने देख लिए, लेकिन तमिलनाडु के आंकड़ों के लिए हम रोहित का रुख करेंगे। रोहित, ठीक है, तमिलनाडु का डेटा हम देखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर साउथ का राज्य है तमिलनाडु, जहां पिछली बार के जो नतीजे थे वो बिल्कुल एक तरफा थे। 39 यानी कि 39 लोकसभा की सीटें हैं तमिलनाडु में। लास्ट टाइम मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहा था। पहले इस बार के आंकड़े हम देख लेते हैं। डीएमके 22, बीजेपी 2, कांग्रेस 6, एआईएडीएमके 5 और अदर्स के फेवर में 4 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। तो मैं अगर बात करूं नुकसान की तो बड़ा नुकसान है डीएमके को। 38 सीटें थी पिछली बार डीएमके के पास, लेकिन इस बार 22 सीटें, बड़ा नुकसान। बीजेपी 0 थी पिछली बार, कोई सीट बीजेपी को तमिलनाडु में नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी के फेवर में 2 सीटें जाती हुई यहां पर दिख रही हैं। चांदी जी, आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा सही, अगर मैं सभी स्टेट्स को कंसीडर करूं साउथ के, तो थोड़ा थोड़ा राइज जरूर देखने को मिल रहा है। एक डिप हमने जरूर देखा था लेकिन कर्नाटक में, लेकिन वहां भी जेडीएस के साथ आने से कुछ फायदा तो जरूर हुआ है बीजेपी को। जी देखिए, बिल्कुल साउथ एक ऐसी डेमोग्राफी है जिसको पेनिट्रेट करना बहुत ही एक डिफिकल्ट काम है। एक जिस आइडियोलॉजी से बीजेपी चलती है उस आइडियोलॉजी को पेनिट्रेट करना बहुत ही कठिन काम है। सेम चीज बंगाल में भी अप्लाई होती है, लेकिन बंगाल में हमने 2019 में देखा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक पेनिट्रेशन कर दिया था एक बहुत मेहनत करने के बाद। तो साउथ में भी जो आप अभी देख रहे हैं, मेरा भी एक अनुमान था कि तमिलनाडु में मैंने बीजेपी को 5 से 6 सीटें दी थी। इसमें कि कितनी सीटें आएंगी, कितना शेयर होगा उसमें। तो ये जो हम चेंज देख रहे हैं, चाहे वो 1 सीट का चेंज हो, चाहे वो 2 सीट का चेंज हो, चाहे वो 5 सीट का चेंज हो, मेजर चीज ये है कि एक्सेप्टेंस हो रही है। एग्जैक्टली, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो आ रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात के अन्नामलाई जी 1-2 दिन पहले या कल ही बता रहे थे कि जो जयललिता जी थी, शी वॉज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू, और उसी वजह से उनका वोट शेयर ज्यादा था और उनको वोट ज्यादा मिलते थे। तो जो ग्राउंड पे लोग हैं उनको भी ये चीज वो एक अट्रैक्ट करती है। लेकिन जिस तरीके से कितने सालों से एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है साउथ में, वहां पे इस डेमोग्राफी को पेनिट्रेट करना, और मुझे लगता है कि ये आंकड़े आना इज एक्चुअली दिस इज अ विन फॉर बीजेपी। ये आंकड़े आना भी पॉजिटिव वे में। पुडुचेरी का आंकड़ा भी हम दिखाते हैं। यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वहां का आंकड़ा क्या कह रहा है कि लोकसभा की सीट है, उस लोकसभा की सीट में पुडुचेरी की एक ही सीट है और इस पर बीजेपी को
जीत मिलती हुई इस एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। तो ये 130 सीटों का डेटा था पूरे साउथ की, और ये डेटा ये बता रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है और बीजेपी जिस पहचान की, जिस प्रेजेंस की लड़ाई लड़ रही थी दक्षिण भारत के राज्यों में, उसमें काफी हद तक बीजेपी कामयाब होती हुई दिख रही है। जयराम विप्लव इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साथ में जुड़ रहे हैं। जयराम जी, एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ मेजॉरिटी क्लियर है और आसानी से सरकार आप लोग फिर से बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इंडिया न्यूज को मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं कि इस एग्जिट पोल में आपने पहला छक्का लगाया। सबसे पहले आपने इस पूरे आंकड़ों के साथ चीजों को प्रस्तुत किया। मेरा मानना है कि ये 371, दरअसल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 370 सीटें चाहिए बीजेपी को, ये उसका आंकड़ा है और 400 पार एनडीए भी करेगा, क्योंकि विपक्ष की संभावनाएं आकर नरेंद्र मोदी जी पर खत्म होती हैं और भारत की जनता की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी से ही शुरू होती हैं। मोदी जी ने तो अपना काम बखूबी किया और आज जो एग्जिट पोल का जो रुझान देखने को मिल रहा है, वो जब 4 जून को असल रिजल्ट में, असल परिणाम में बदलेगा, तो निश्चित रूप से जनता का काम भी दिखेगा कि जनता ने दिल खोल करके आशीर्वाद भी दिया और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ जनादेश को प्रस्तुत किया, अपनी मुहर लगाई है। देश के लोगों ने बता दिया कि भारत की सुरक्षा, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, भारत का विदेशों में सम्मान, गरीब कल्याण की योजनाएं, नई शिक्षा नीति, अंतरिक्ष से समुद्र तक, हाईवे से रेलवे तक, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हो रहा है, इन सारी चीजों में उसकी आस्था है और उसको मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पारदर्शी, ईमानदारी और उनके जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की सोच है, उसमें उनकी भरपूर आस्था है। जनता ने अपना विश्वास जता दिया। 400 पार निश्चित जाएगा एनडीए। ठीक है, अभी भी आप ठीक है, आप भी आप आशावादी हैं कि 400 पार जा सकता है आंकड़ा में। एक सवाल आलोक जी आपके पास व्यूज है उसको आप बता रहे हैं, जमीन पर जमीनी हकीकत जो है इस तरह की है, ईमानदारी पूर्वक आप नहीं बता रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप बात कहते हैं ईमानदारी, तो यही होगी ना कि अगर लोगों को नौकरी नहीं मिली तो हम उसको मुद्दा बनाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो यही मुद्दा बनाया गया ना। ठीक है, तो अगर महंगाई की बात है, ठीक है, चलिए तो कुछ एक सीटें हैं उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। ज्योति जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मेरे 2 संवाददाता इस वक्त बिहार से मेरे साथ हैं, पटना से शक्ति हैं मेरे साथ, उन पर मैं बात करूंगा, और काराकाट सीट से आसिफ इकबाल हैं। लेकिन मैं पटना जाने से पहले काराकाट जाना चाहूंगा, क्योंकि काराकाट सीट पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पवन सिंह है वहां पर और उनके सामने उपेंद्र कुशवाहा हैं। पवन सिंह ने आने के बाद यहां पर आसिफ मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। यहां से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस सीट पर स्पेशली मुझे लगता है कि सब लोगों की निगाहें होंगी। रोहित जी, जो आप आदर्श में जो दिखा रहे हैं यही है कि आदर्श जो आप सीट की वो बात बता देंगे अभी आसिफ जी। बिल्कुल। और देखिए, मैं सबसे पहले कि कुछ शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं कि जो हम दिखाते हैं वो हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मैं बहुत फख्र से ये कह सकता हूं कि 7000 किलोमीटर की यात्रा मैंने तय की है। एक दो किलोमीटर नहीं, 7000 किलोमीटर की यात्रा, और वो भी ऑन रोड, बाई रोड। और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद हमने क्या नब्ज टटोली होगी। जो हम दिखा रहे हैं उस पर मुहर लगनी लगभग तय है, क्योंकि हम इधर उधर की बात नहीं करते, लाग लपेट की बात करते, बिल्कुल स्पष्ट दिखाते हैं। और ये देख लीजिएगा, ये एग्जिट पोल नहीं होगा, ये एग्जैक्ट पोल होगा जिस पर मुहर पूरे हिंदुस्तान को लगाना होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, काराकाट एक ऐसी सीट है जो हर तरफ से, कहीं से भी आप याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से बिहार में किसी भी कोने पे आप घूम लीजिए, काराकाट की चर्चा हर जगह रही। उसके पीछे सबसे बड़े रीजन रहे वो भोजपुरी के रॉक स्टार कह लीजिए या दबंग स्टार कह लीजिए, या फिर उनको आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से भोजपुरी पर उनका कब्जा है पवन सिंह का, वो उसमें कहीं दो मत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। भोजपुरी वालों को बुलाकर, भोजपुरी के सुपरस्टारों को बुलाकर उन्होंने बताया कि उनकी फहरिस्त कितनी बड़ी है। एक रिएक्शन मैं झारखंड का डेटा दिखाऊं उससे पहले 1 मिनट, एक रिएक्शन मुझे लगता है कि शक्ति से मुझे लेना चाहिए। शक्ति इस टाइम है पटना से साथ में। शक्ति, इस बार आरजेडी के लिए तो सवाल है ही प्रतिष्ठा का, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सुपड़ा साफ हो गया था, वहां पर सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी आरजेडी। लेकिन इस बार खुद लालू यादव के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि उनकी बेटियां चुनाव लड़ रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां जो है चुनाव लड़ रही है, और सबसे अहम ये बात है कि मीसा और प्रचार में भारती कोई जो है, कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, तीसरी दफा जो है पूरा परिवार प्रचार में लगा हुआ था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तीसरी बार मीसा भारती जो है पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है। और सबसे अहम ये भी है कि जो छपरा सीट, सारण सीट की हम बात कर रहे हैं, सारण सीट से जो है रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव लड़ रही है, लालू प्रसाद यादव की बेटी है। और रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव ने जो कैंप कर रखा था, वो लगातार पिछले कई दिनों से सारण में जाकर वो वहीं पर चले गए थे, और लगातार जो है सारण में जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, देखिए जिस तरह से एक खबर ये भी आई थी कि जो आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो नाराज चल रहे हैं, कुछ स्थानीय नेता नाराज थे। इसके कहीं ना कहीं खामियाजा जो है आरजेडी को सारण सीट से उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर लालू प्रसाद यादव लगातार कैंप कर रहे थे, उन्होंने मनाने की भी कोशिश की, लेकिन जो हम जमीनी हकीकत है, हम लगातार बिहार की कई सीटों पर लगातार हम लोगों ने जमीनी रिपोर्ट तैयार की है, और वहाँ पर हम लोग दौरा किया, एक एक आम लोगों से हमने बातें की है, उन सब तमाम लोगों से बात करने के बाद जो है हमारा एग्जिट पोल ये तैयार हुआ है। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है ये आने वाले समय में रिजल्ट में भी परिणत हो जाएगा, और काफ़ी अहम हो जाएगा लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि दोनों सीट पे उनकी दोनों बेटियां चुनाव लड़ रही है, और ये दोनों सीट जो है फिलहाल जो है इस पर भी जो इंडिया बीजेपी के जो उम्मीदवार बिहार हैं और पश्चिम बंगाल के बाद एक बार लोग झारखंड के आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए झारखंड में 14 सीटें हैं, बीजेपी 11 सीट पर यहाँ पर एग्जिट पोल में जो 11 सीट पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और जेएमएम की बात करें तो 2 सीट और आजसू 1 सीट। देखिए अगर हम झारखंड की बात करें तो लगभग 2019 में भी इसी तरह की स्थितियां रही थी। बीजेपी को जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि 11 सीटें 2019 में भी मिली थी, और इस बार का जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें भी बीजेपी को 11 सीट मिलती दिख रही हैं, जेएमएम को 2 सीट और आजसू को 1 सीट 14 में से। देखिए अगर हम झारखंड को लेकर बात करते हैं तो शक्ति हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए शक्ति, अगर हम झारखंड में देखें तो एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का यहाँ पर भी रहा, और एक तरफ हम देखें इंडिया अलायंस के तमाम बड़े जो नेता हैं, जो तमाम दल हैं, इसमें 27-28 सब बड़े नेता पहुंचे थे वहां पर। हेमंत सोरेन जो हैं वो जेल में रहे, पूरे चुनाव भर उन्हें बेल नहीं मिली, और इंडिया अलायंस की रैली, लेकिन इन रैलियों का, इन मुद्दों का कोई खास फायदा इंडिया अलायंस को होता हुआ दिख नहीं रहा है। शक्ति, आपको आवाज आ रही है? देखिए शक्ति के पास हम दोबारा से जाएंगे, लेकिन हमारे साथ आलोक जी यहाँ पर बने हुए हैं, अरविंद जी भी हैं, और भी तमाम खास मेहमान हैं। आलोक जी, क्या लग रहा है? देखिए जब हम झारखंड को लेकर देख रहे हैं तो 11 एक बार बीजेपी फिर से, क्योंकि यही जो नंबर्स थे वो 2019 में भी थे, क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है? देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन की, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी भी हुई, कोई सहानुभूति की जो कोशिश हो सकती है, आप देखिए 2 सीटें उनको मिल सकती है वो अलग बात है, लेकिन आप जिस तरह से बीजेपी लगातार, बाबूलाल मरांडी वापस आए जिनकी सबसे ईमानदार छवि थी, तो और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी तो वह है ही नहीं। कांग्रेस तो बिल्कुल जैसे कहते हैं करप्शन का उन्होंने शुरू से अड्डा बना रखा था। झारखंड में वसूली का कार्यक्रम, झारखंड, उड़ीसा या इवन अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़, सब जगह कांग्रेस ने खाली अपने मुख्यमंत्रियों से या उनके जो मंत्री हैं उनका काम वसूली का रखा हुआ था, जो उनके मंत्री खुद ही बताते थे कि हमें तो इतना दिए बिना हमारा काम ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में गिरती गई, जो संकेत अभी मिल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। उड़ीसा के आंकड़े क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए उड़ीसा की 21 सीटें हैं, 13 बीजेपी, और बीजेटी जो है वो इस बार 8 पर, बीजेटी 8 पर एग्जिट पोल का जो आंकड़ा निकलकर सामने निकलकर आया है। और अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो बीजेडी 12 पे थी और बीजेपी जो है वो 8 पर थी, और कांग्रेस 1 पर। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है एग्जिट पोल में। जयराम विप्लव हैं इस वक्त साथ में, अनन्या, एक रिएक्शन उनसे मैं इस पर लेता हूं। झारखंड का भी डेटा हमने दिखा दिया, उड़ीसा का भी डेटा हमने दिखाया है, और उड़ीसा में इस बार इक्वेशन पलट गई है जयराम विप्लव बीजेपी के लिए, और रोहित जी, एक +5। रोहित जी, हाँ, आपके एग्जिट पोल को जितनी बारीकी से अभी तक मैंने सुना, और जो हम लोगों की जो जानकारी संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से है, तो आप देखेंगे कि 4 राज्यों में बहुत ही जबरदस्त भाजपा के पक्ष में, और पहले की तुलना में वहां पर वोटिंग परसेंटेज और सीटों में एक बड़ी बढ़त दिखाई पड़ती है। वो है बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसलिए आप देखेंगे कि पैन इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एक वेव है, वो इन 5-6 सवालों के ऊपर जनता वोट
जनता ने वोट किया कि सबसे पहले देश किसके हाथों में सुरक्षित है, देश का सम्मान किसके हाथों में सुरक्षित है और विकास के रास्ते पर कौन सा नेतृत्व देश को आगे लेकर जाएगा, कौन आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखेगा और कौन है जो गरीबी से लोगों को बाहर निकालेगा। इन सारे मुद्दों के ऊपर जब लोगों ने देखा, लोगों ने कसौटी पर कसा, तो नरेंद्र मोदी जी खरे उतरे, क्योंकि 10 वर्षों में उन्होंने एक एक बिंदु पर काम करके दिखाया। दूसरी तरफ 70 वर्षों की नाकामी का बोझ लेकर के कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग जनता के बीच में गए थे, उनकी विश्वसनीयता नहीं बची है और नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है। ये आपको बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जितने राज्यों में आप देखेंगे सब जगह भारतीय जनता पार्टी आगे मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के आगे आप कह रहे हैं कि सारी चीजें फेल हो गई और इसलिए इतने फेवरेबल आंकड़े आ रहे हैं एनडीए के फेवर में। जॉर्ज कुरियन साहब हैं, इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं, उनके पास मैं आपकी इसी बात को लेकर जा रहा हूं। जॉर्ज साहब, ये एग्जिट पोल ये इंडिकेट कर रहा है कि सरकार एनडीए की वापस आ रही है बगैर किसी नुकसान के बल्कि फायदे के साथ। मोदी की गारंटी के आगे विपक्ष की एक नहीं चली, बीजेपी का ये कहना है, एनडीए का ये कहना है इन आंकड़ों के बाद। आप बताइए कहां पीछे, कहां कमी रह गई, कहां कमी दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मोदी की गारंटी की कोई मायने नहीं है। दूसरी बात, जमीनी स्तर से भारतीय जनता पार्टी का कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। जमीनी स्तर पर जिस प्रकार की महंगाई पिछले 10 वर्षों में लोगों को सहना पड़ रहा है, बेरोजगारी चरम छू चुकी है और यूथ में इतना आक्रोश है कि इसका कोई जवाब नहीं। कांग्रेस पार्टी की अतीत में, मतलब इन द पास्ट देयर मे हैव बीन फेलियर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, गलतियां हुई है उसमें मैं ये नहीं, आई डोंट वांट टू इग्नोर ऑन दैट। ये तो काम होता है विपक्ष का कि ये सारी चीजें जो आप मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, ये काम विपक्ष का होता है कि इन चीजों को आप पब्लिक को समझाइए, उनके वोट हासिल कर लीजिए, सरकार बना लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी को इसीलिए नरेंद्र मोदी जी 2014 में जीत कर आए, क्योंकि लोगों को कांग्रेस पार्टी से थोड़ा आक्रोश था। ये बात को मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी कुछ गलतियां हुई होगी अतीत में, लेकिन अभी दिस इज अ कांग्रेस पार्टी फॉर द फ्यूचर। हमारा एक प्लान्ड विजन है, स्ट्रैटेजिकली हम लोग मूव कर रहे हैं और अतीत कांग्रेस पार्टी के लिए पास्ट इज हिस्ट्री, वो हिस्ट्री हो चुकी है। अभी कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए लोगों को, तो लोगों को काफी आक्रोश है, क्योंकि मोदी जी ने काफी बड़े बड़े वादे किए ना। मोदी जी इन्फ्लेशन को उस पर रोक पाए, ना बेरोजगारी पे कुछ लोगों को रिलीफ दे पाए। तो ये सारे मुद्दे हैं, जमीनी स्तर से बिल्कुल वो अलग हो चुके हैं। ये बिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कमी कहाँ रह गई कांग्रेस की? मतलब हर बार आता है, मैं आता हूँ आपके पास जॉर्ज साहब, मैं आता हूँ, मैं एक कमेंट राज बिहारी से लेना चाहूंगा कि कहाँ सबसे बड़ी कमजोरी थी चेहरा। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था। ये बात ठीक है, जो इन्होंने कारण गिनाए, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों में नाराजगी थी। मतलब ये चेहरे की कमी कांग्रेस के पास थी या पूरे विपक्ष के पास थी ना? उनके पास चेहरे की लड़ाई, जो जिसको हम इंडी गठबंधन बोलते हैं, कि ठीक है, लोगों में ना 10 साल से मोदी की सरकार है, लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन मोदी सरकार ने जो बीजेपी का एजेंडा उसको पूरा किया। राम मंदिर बना, आर्टिकल 370 निरस्त किया, 3 तलाक खत्म हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि देश आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत हुआ। अगर आप आंकड़े देखें आज, तो जीडीपी बढ़ रही है, हमारी देश की सेना बड़ी मजबूत हो रही है, जो आरोप लगा रहे हैं बार बार कांग्रेस नेता। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोदी से नाराज होकर वोट देना चाहते थे कि मोदी के सामने किसको वोट दे के आए, लेकिन जब वो राहुल गांधी को देखते थे, जब वो तेजस्वी यादव को देखते थे, तब ममता बनर्जी को देखते थे, फिर वो लौट के जो है वोट बीजेपी को ही दे देते थे कि इससे बेहतर कोई अभी विकल्प हमारे सामने नहीं है। तो इस मामले में यहाँ पर क्योंकि बार बार राहुल गांधी को बार बार इतनी बार लॉन्च किया, सब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कितनी बार लॉन्च करेंगे। और दूसरा यह कि राहुल गांधी ऐसा कोई चमत्कार तो कर नहीं पाए कि जो गठबंधन बनाया। जैसे मेरा तो एक सवाल ये भी है, भी जैसे आप सीटें जोड़ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी को इंडिया में रख रहे हैं, यार जैसे केरल में आप इंडिया ब्लॉक में रख रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट मैं चांदी जी से लेता हूँ, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा। चांदी जी,
कुरियन जी भी बोल रहे थे कि जॉब्स नहीं क्रिएट हुई है, इन्फ्लेशन इतना है। तो जैसे सर ने कहा कि हमारा जीडीपी 8.2 हो गया है, तो इट्स बेसिक इकोनॉमिक्स के जब जीडीपी बढ़ता है तो आपका इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ता है। ये एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा ढंग से। दूसरी बात कि मोदी गवर्नमेंट ने 10 सालों में 21.42 करोड़ जॉब्स का क्रिएशन किया है। जॉब्स किसने रिटेन किया, किसने नहीं किया, वो अलग बात होती है, लेकिन जब उन्होंने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो 10 साल में उन्होंने 21.42 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। और ये मैं डेटा के साथ आपको बोल रही हूँ। जो ईपीएसओ और ईपीएफ और ईएससीआई का जो डेटा है वो कहता है कि एक एज ब्रैकेट जो 18 to 25 का एज ब्रैकेट है, उसमें मंथली एवरेज नए सब्सक्राइबर्स हैं वो 28 लाख मंथली सब्सक्राइबर्स हैं। एवरेज ईयरली सब्सक्राइबर्स आपके 3.3 करोड़ हो रहे हैं, और तो मतलब 10 साल में आपके लगभग 34 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका 63% कन्वर्जन रेट होता है। मैं कह रही हूँ अगर आप 50% भी कन्वर्जन रेट ले लो तो भी आपके 17 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जॉब्स क्रिएट नहीं हुए तो शायद उनके पास या तो सही डेटा नहीं है या तो फिर वो कहीं और ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। हमने आपको पूरा डेटा बताया, हमने आपको साउथ इंडिया का डेटा आपके सामने रख दिया, हमने पूर्वी भारत में कहाँ कौन आगे बढ़ रहा है, कहाँ कौन पीछे छूट जा रहा है, उसका डेटा आगे रखा। अब वक्त है देश के सबसे बड़े राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, यानी कि यूपी का। उत्तर भारत की ओर मूव करेंगे, लेकिन वहां पर आपको मेरे सहयोगी मनोज मनु आगे लेकर जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बाद में मेरी जगह यहां पर आपको मनोज मनु मिलेंगे।